हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट का 2023-24 का न्यू नोट्स 2023 में जो अपडेट किया गया सचिन सर के द्वारा दोस्तों, उसका ये ईवीएस के थ्योरी पार्ट 4 रहने वाला है दोस्तों। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 या 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये है 83 40 45 57 49। इस पर आप सेव करके हाई लिख के लिखिए कि सीटेट का नोट्स चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे साथियों। जिनको लेना है और जिनको वीडियो से देख के काम करना है तो आप वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा। वो भी ऐसे नोट्स दे देंगे तो पढ़ भी नहीं पाइएगा दोस्तों। आप लोग कितना मोबाइल में ऊपर नीचे करते रहिएगा, इसलिए वीडियो आप 1 से 2 बार या 3 बार देख लीजिएगा तो कंठस्थ हो जाएगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया दोस्तों, उसको भी देखिए 1 से 2 बार वीडियो को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। SST का भी बहुत जल्द वीडियो इस पर स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। जो 60 नंबर पूछा जाता है SST में, उसका दोस्तों 60 क्वेश्चन का। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है बिशेंद्री पाल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज दोस्तों। उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट 4 है दोस्तों। जो भाई बहन पार्ट 1 अब पार्ट 2 अब पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में, पहले ये इसका थ्योरी पढ़िए, उसके बाद आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव बनाइएगा दोस्तों EVS का, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत अति आवश्यक है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिशेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी दोस्तों। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बिशेंद्री पाल का बचपन में एक पिकनिक में गई थी दोस्तों। क्या बोला गया? बिशेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी, जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी दोस्तों। देखिए बचपन में ही बिशेंद्री पाल 4000 मीटर वाली चोटी पर चढ़ गई थी दोस्तों, 12 वर्ष की ही उम्र में। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई दोस्तों। किस गांव में हुई? ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में दोस्तों, नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेरियन से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे दोस्तों। इनके गाइडर, इनके जो प्रशिक्षण दिए थे, मतलब ट्रेनिंग जो दिए दोस्तों, वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे दोस्तों। कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी दोस्तों। 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इसके साथ एक और मेंबर भी गई थी दोस्तों। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं था दोस्तों। तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया और झंडा फहराया और तस्वीर ली दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है दोस्तों? साथियों, सागरमाथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागरमाथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। याद रखिएगा इस पॉइंट को दोस्तों। चलिए हम लोग पर्वतारोहण के बारे में चलते हैं। माउंटेरियन पर्वतारोहण एक खेल और शौक और पेशा है दोस्तों। पर्वतारोहण एक खेल, शौक या पेशा है जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा या उन पर चढ़ाई आदि शामिल है दोस्तों। चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है दोस्तों। चट्टान पर कितने डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है? 90 डिग्री का दोस्तों। पर्वतारोहण में होने वाली कठिनाइयां चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए गिरते चट्टान, पर्वतारोहण में चढ़ने समय दोस्तों गिरती चट्टानें, गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन, अब बर्फ की ढलानें, हिम दरारें,
मौसम, ऊंचाई, सौर विकिरण, ज्वालामुखी गतिविधियां दोस्तों। फिर से एक बार देखिए, ये ऑप्शन में दिया जाता है, पूछा जाता है दोस्तों। पर्वतारोहण होने वाली कठिनाइयां क्या क्या होती है, ध्यान दीजिए। गिरती चट्टानें, पहले क्या होगा, गिरती चट्टानें दोस्तों। फिर आपका साथियों गिरती बर्फ, पहाड़ों से गिरना, हिमस्खलन फिर होता है, फिर बर्फ की ढलानें, फिर हिम दरारें होता है, फिर मौसम घटनाएं होती है, ऊंचाई होता है दोस्तों, सौर विकिरण होता है, ज्वालामुखी गतिविधियां होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्वतारोहण में काम आने वाली औजार देखिए। पर्वतारोहण में काम आने वाली औजार जो है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कील वाले जूते अनिवार्य है, कुल्हाड़ी आपके पास होना चाहिए, नायलॉन की मजबूत रस्सी आपके पास होनी चाहिए, चाकू और दूरबीन पोर्टेबल कैंपिंग तंबू जो भी होना चाहिए दोस्तों, दूरबीन पोर्टेबल कैंपिंग तंबू होना चाहिए, आइस ग्लासेस होना चाहिए, और हेलमेट, मजबूत नायलॉन बेल्ट, हेलमेट होना चाहिए, मजबूत नायलॉन बेल्ट भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा भी चाहिए दोस्तों, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा भी चाहिए, आइस एक्स इसे बोलते हैं। फिर से एक बार देखिए, पर्वतारोहण में काम आने वाली औजार कौन कौन है दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर है, कील वाले जूते हैं, कुल्हाड़ी है, नायलॉन की मजबूत रस्सी है, चाकू है दोस्तों, दूरबीन पोर्टेबल कैंपिंग तंबू है, आइस ग्लासेस है, हेलमेट है, मजबूत नायलॉन बेल्ट है, बर्फ तोड़ने के लिए एक तरह का खास हथौड़ा जिसे आइस एक्स कहते हैं वो भी जरूरी है दोस्तों। ये सब पर्वतारोहण मतलब पर्वत चढ़ने के लिए औजार है दोस्तों, इंपॉर्टेंट औजार हैं। पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर की भूमिका क्या होती है वो भी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रुप लीडर की भूमिका, बार बार पूछा जाता है। बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पर्वतारोहण में दोस्तों बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ग्रुप लीडर, ये किसका काम है, ग्रुप लीडर का काम है दोस्तों। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना दोस्तों, पूरा ग्रुप अगर आगे चल जाएगा तभी ग्रुप लीडर पीछे से चलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। उस जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना दोस्तों। फिर रुकने के लिए जगह ढूंढना, फिर क्या होगा दोस्तों, रुकने के लिए जगह ढूंढना दोस्तों। साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना दोस्तों, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना। सबके खाने पीने का इंतजाम देखना दोस्तों, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना दोस्तों। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, पर्वतारोहण में एक ग्रुप लीडर का भूमिका क्या होती है, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना दोस्तों। फिर आपका होगा पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये भी होगा दोस्तों। जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, फिर रुकने के लिए जगह ढूंढना दोस्तों। फिर साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम रखना दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संतोष 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी दोस्तों। संतोष यादव 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कम उम्र की प्रथम महिला थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनीता विलियम्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है दोस्तों। ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से दोस्तों। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया दोस्तों। सुनीता विलियम्स दोस्तों कितना दिन रहे थे अंतरिक्ष में, 195 दिन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 1998 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में चयन हुआ और 2008 में इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया दोस्तों। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला बनी दोस्तों। चलिए हम लोग
आगे हम लोग सुनीता विलियम्स के बारे में और पढ़ते हैं। सुनीता विलियम्स के अनुभव स्पेस में कैसी थी उनके बारे में चर्चा करें दोस्तों। वह एक जगह बैठ नहीं पाते थे, जो स्पेस में जा रहे थे तब वो अपना शेयर किए अनुभव दोस्तों। वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते थे दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह फ्लोटिंग करते थे, तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था दोस्तों। पानी भी जो था दोस्तों वो बुलबुले बन के फ्लोट करता था, मतलब हवा में उड़ता था दोस्तों। चेहरा हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था, बबल मतलब पानी का जो फुहारा होता है दोस्तों, फोका टाइप का, बबल पकड़ना पड़ता था और कागज गीला करना पड़ता था, कागज में उसको गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ बाल करने की आवश्यकता नहीं थी दोस्तों, क्योंकि वहाँ बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टनल नहीं करते, वहाँ टनल नहीं सकते थे, वहाँ टनल नहीं दोस्तों, वहाँ टहल होगा, सॉरी, वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई। फ्लोट मतलब हवा में उड़ने की दोस्तों, हाँ, फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था दोस्तों, एक जगह पर अगर रुकना है तो उसे रस्सी से बांधना पड़ रहा था दोस्तों। चलिए, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे दोस्तों। कब गए थे? 1969 में दोस्तों। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है। भारत कहाँ है दोस्तों? अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर दोस्तों। याद रखिए, बार बार पूछा जाता है, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर स्थित दोस्तों। कहाँ पे? अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे होते हैं दोस्तों। इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे होते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, राकेश शर्मा के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। भारत के प्रथम विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? पंजाब के पटियाला में। वह 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे दोस्तों। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद वह धरती पर लौट आए थे दोस्तों। कितने दिन बिताए? 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट दोस्तों। और स्पेस स्टेशन सोल्यूट 7 में बिताने के बाद धरती पर लौट आए दोस्तों। 1984 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था दोस्तों। 1984 में भारत सरकार ने इन्हें कौन सा चक्र दिया? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया दोस्तों। इन्होंने सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया दोस्तों। कहाँ किया था प्रशिक्षण? सोवियत रूस के यूरी गागरिन केंद्र में अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्राप्त किया। चलिए हम लोग कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हैं। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है दोस्तों। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 को कब हुआ दोस्तों? 17 मार्च 1962 को करनाल में हुआ। कहाँ? करनाल, हरियाणा में हुआ दोस्तों। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र, एम्स रिसर्च सेंटर से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में नासा की अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए दोस्तों। 1995 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए। 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई दोस्तों। ये फिर से देखते हैं, 1995 में ये नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुए और 19 नवंबर 1997 से उनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई, जिसमें कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बना दोस्तों।
जिसमें वे कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS-87 के 6 सदस्यीय दल का हिस्सा बना। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए दोस्तों। इस दौरान उन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष यान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी और 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गए दोस्तों। फिर से देखिए, 16 जनवरी 2023 को उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कोलंबिया STS-107 से उड़ान भरी, जो 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई दोस्तों। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म दोस्तों, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बहुत बार पूछा गया। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म दोस्तों, देखिए ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर थे। क्या थे? भारतीय नौसेना में डॉक्टर थे। नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है दोस्तों। इनका गांव थन्ना मांडी है। कहाँ है दोस्तों? थन्ना मांडी, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है दोस्तों। इनका गांव कहाँ है? थन्ना मांडी है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में मिलता है दोस्तों। VVI दोस्तों बार बार पूछा जाता है। नौसेना के जहाज में जब परेड होती थी तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। नौसेना के जहाज में जब परेड होती तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती थी। इस पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते थे। इस पूरे परेड में कितने दोस्तों? 36 निर्देश देने होते थे। निर्देश इतनी जोर से देने निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए, देखने वाले तक भी आवाज़ सुने, जो मैदान के दूसरी तरफ बैठते हैं। वहीदा प्रिज्म, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है उनका अर्थ होता है ऐसा कांच जो 7 रंग में दिखता है। वहीदा प्रिज्म, इनके नाम में जो प्रिज्म जुड़ा है उनका अर्थ होता है कि ऐसा कांच जो 7 रंग में दिखाता है, 7 रंग दिखाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलम मल्लेश्वरी के बारे में चर्चा करते हैं। ये एक वेट लिफ्टर है दोस्तों। को क्या है? वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये एक वेट लिफ्टर है और आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती है। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते दोस्तों। कलम मल्लेश्वरी भारत के बाहर कितने मेडल जीते? 29 मेडल दोस्तों। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है दोस्तों। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कलम मल्लेश्वरी दोस्तों, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में विश्व ओलंपिक 2000 सिडनी में कांस्य पदक जीता दोस्तों। कौन सा पदक? 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य विश्व ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। चलिए हम लोग आगे जाते हैं। चमकता सितारा देखिए। सूर्यमणि की एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं दोस्तों, जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। जिन्होंने अपने स्कूल जाकर ज़िंदगी को बदल दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीतों और गानों को गाए, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहार पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखे। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, लेकिन अपना कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। यह सब तोरंग केंद्र में होता था। यह सब क्या होता था दोस्तों? तोरंग केंद्र में होता था।
तोरंग, कुरुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं दोस्तों। देखिए सूर्यमणि 21 साल की थी, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बांसुरी वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उन्होंने 21 साल की थी, सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम तोरंग रखा दोस्तों। अब कुरुक भाषा में तोरंग का मतलब होता है जंगल। क्या होता है मतलब दोस्तों? जंगल होता है। कुरुक भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में बोली जाती है दोस्तों। कुरुक कहाँ बोली जाती है? भारत हुआ, आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? उरांव भाषा। कुरुक भारत में, नेपाल में, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उरांव जनजातियां द्वारा बोली जाती है। इसको उरांव भाषा भी कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक के बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे दोस्तों। कौन थे? सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक थे। उन्होंने सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन की स्थापना की, जो एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है दोस्तों। क्या है? एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन है। उनके योगदान से लाखों गरीबों के जीवन में सुधार हुआ और जो मैनुअल मेला ढोने के काम में लगे हुए थे या शौचालय का खर्च नहीं उठा सकते थे, उन्होंने सन 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। 1970 में क्या किया दोस्तों? सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। और सुलभ इंटरनेशनल मुख्यतः मानव अधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आदि क्षेत्रों में कार्य करने वाली एक अग्रणी संस्था है दोस्तों। दांडी यात्रा के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। VPI है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरुआत की दोस्तों। गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत पूर्व ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में वेस्ट और कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। भारत पूर्व से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम वेस्ट में कच्छ तक 2933 किलोमीटर चौड़ा है तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर में क्या है दोस्तों? जम्मू कश्मीर तो लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत जो है 3214 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। कुल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर में दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी, और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में बंगाली खाड़ी है दोस्तों। पूरब में बंगाली खाड़ी है। तीन तरफ पानी से घिरा होने के कारण भारत प्रायद्वीपीय देश कहलाता है। भारत के दो द्वीप समूह एरिचिपेलागो भी है दोस्तों। दो द्वीप समूह एरिचिपेलागो, एक है लक्षद्वीप समूह, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। 7 देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, वर्मा की स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है दोस्तों।
जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं दोस्तों। चलिए फिर से देखिए, 7 देश जो है दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार बर्मा के स्थलीय सीमाएं भारत की सीमाओं से जुड़ी है, जबकि श्रीलंका व मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्य व राजधानी के बारे में देखते हैं दोस्तों। चलिए, राज्य का नाम और राजधानी दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपका ईटानगर है दोस्तों। कहाँ पे? ईटानगर पे। असम की राजधानी दिसपुर है। गुजरात का दोस्तों आपका गांधीनगर हो गया। केरल का आपका तिरुवनंतपुरम है। बिहार का तो आप सब ये जानते हैं पटना है। झारखंड का रांची है। छत्तीसगढ़ का रायपुर है। गोवा का आपका पणजी है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। उत्तराखंड का देहरादून और गैरसैंण है दोस्तों। 2 राजधानी है ग्रीष्म और शीतकालीन दोस्तों। हरियाणा का आपका चंडीगढ़ है। हिमाचल प्रदेश का शिमला है दोस्तों। तेलंगाना का हैदराबाद है। कर्नाटका का बेंगलुरु है। महाराष्ट्र का साथियों मुंबई है। मणिपुर का इम्फाल है और पंजाब का चंडीगढ़ है। मध्य प्रदेश का भोपाल है। तमिलनाडु का चेन्नई है। मेघालय का शिलोंग है दोस्तों। मेघालय का शिलोंग है। राजस्थान का जयपुर है। मिजोरम का आइजोल है। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद दोस्तों। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तेलंगाना का अब अलग हो गया दोस्तों। नहीं, दोनों का भी वही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, उड़ीसा का आपका हो गया भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हो गया दोस्तों। नागालैंड का कोहिमा है। सिक्किम का गंगटोक है। त्रिपुरा का आपका अगरतला है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के नाम और राजधानी देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोस्तों, दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दोस्तों, दोनों का राजधानी दमन है दोस्तों। दिल्ली का देखिए, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है साथियों। पुदुचेरी की राजधानी आपका पुदुचेरी ही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है। ग्रीष्मकालीन जम्मू, शीतकालीन है दोस्तों। लद्दाख की राजधानी लेह है दोस्तों। लद्दाख का कहाँ है? लेह है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। भारत के उत्तर में हिम पोषित नदी स्नोफील्ड रिवर घाटियाँ हैं, जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा की घाटियाँ, और दक्षिण में वर्षा पोषित नदी दोस्तों रेनफेड रिवर है जो घाटियाँ हैं, जैसे नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी और पेरियार। भारत के फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। चलिए नदी को बारे में थोड़ा अच्छा से पढ़िए। भारत के उत्तर में दोस्तों हिमपोषित नदी मतलब स्नो फीड रिवर घाटियाँ, जैसे सिंधु हो गया आपका, गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया की घाटियों, और दक्षिण में वर्षा पोषित नदी रेनफेड रिवर है दोस्तों। देखिए जैसे नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गया, ताप्ती हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, फिर आपका पेरियार हो गया। भारत के समुद्री तटीय कच्छ, समुद्र तटीय कच्छ भारत के कौन कौन है दोस्तों? ये ध्यान दीजिए, कोकण है, कर्नाटक है, मालाबार है, कोरोमंडल है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र और उड़ीसा के तट हैं दोस्तों, याद रखिए। भारत के जो समुद्री मैदान के कच्छ हैं कौन कौन है? कोकण है, कर्नाटक है, मालाबार है, कोरोमंडल है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा तट है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, असम के बारे में चर्चा करते हैं। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है दोस्तों। असम की सीमा किससे जुड़ी है? पश्चिम बंगाल जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रवेश द्वार कहा जाता है। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। इस राज्य को क्या कहते हैं? लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। असम की आधिकारिक भाषा दोस्तों असमी और बोडो है। बुगम्बा क्या था दोस्तों? बगुरम्बा है दोस्तों। बुगम्बा ने है, बगुरम्बा है। बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य है दोस्तों बागुरुम्बा है दोस्तों। बागुरुम्बा बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला समूह नृत्य है दोस्तों।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती है। पुरुषों की पारंपरिक पोशाक क्या है? धोती है और गमछा है दोस्तों। जबकि स्त्रियों को मेखला, लंबी स्कर्ट है दोस्तों, और चादर पहनती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। असम में दोस्तों घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, क्योंकि ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है दोस्तों। ऊंचाई में बनाने की वजह क्या है? भारी बारिश। ये बांस, बम्बू, ये बम्बू से बनाए जाते हैं और अंदर में लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। असम में क्या बनाया जाता है दोस्तों? असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। यहाँ पे बारिश जो है दोस्तों बहुत अधिक होती है। कभी कभी घुटने तक पानी भर जाता है दोस्तों। कभी कभी जो है घुटने तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीब का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं बांस को दोस्तों? गरीबी का टिम्बर कहते हैं। गरीब का टिम्बर कहते हैं बांस को। बिहू देखिए, बिहू आपका हो गया दोस्तों असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार। आपका क्या है? बिहू है दोस्तों। बिहू कहाँ का त्यौहार है? असम का दोस्तों। वर्ष में 3 बार मनाया जाता है दोस्तों। वर्ष में कितना बार? 3 बार दोस्तों। यह खेती कार्य से संबंधित अवसरों पर मनाया जाता है। किसानों द्वारा बीज की बुआई होने पर बोहाग बिहू, क्या होता है? बोहाग बिहू मनाया जाता है दोस्तों। बोहाग बिहू और रंगाली बिहू दोस्तों, किसानों द्वारा जो बीज की बुआई होने पर बोहाग बिहू मनाया जाता है। बोहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है। खाड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काती बिहू मनाया जाता है दोस्तों। मतलब खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए प्रार्थना के रूप में काती बिहू भी मनाया जाता है। माघ बिहू दोस्तों फसलों की कटाई के दौरान होने पर मनाया जाता है दोस्तों, माघ बिहू। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माघ बिहू दोस्तों आपका 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। माघ बिहू दोस्तों असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ में होता है दोस्तों। प्रार्थना एवं द्वितीय तिथि दोस्तों, प्रथमा एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुक कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका यानी उरुक कहते हैं। इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं दोस्तों, जिसे भेलाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? भेलाघर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। क्या होते हैं? पकाने के बाद तो चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्योहारों का चावल की नई फसल काटने पर असम में मनाई जाती है। तो बिहू त्यौहार जो है चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाई जाती है। भेलाघर दोस्तों घास और बांस से बनाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भेलाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? भेलाघर। ताऊ हो गया कढ़ाई दोस्तों। कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भींगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे, तो उसे केले के पत्ते से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। ताऊ कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे, तब उसे केले के पत्तों से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा दोस्तों। औरतें जो है पीले रंग के कपड़े पहनती है। कैसे पहनती है? पीले रंग के कपड़े दोस्तों। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर बनाती है। लड़कियां जो है दोस्तों रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भात सुक्तू दोस्तों चावल व रस्सी वाले सब्जी को कहते हैं। भात सुक्तू किसे कहते हैं दोस्तों? चावल व रस्सी वाले को कहते हैं भात सुक्तू दोस्तों। भात सुक्तू आपका चावल और रस्से वाले सब्जी को कहते हैं भात सुक्तू। चलिए केरला में देखते हैं हम लोग दोस्तों। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु दोस्तों। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है दोस्तों। केरल को ईश्वर की अपनी धरती कहते हैं। केरल को ईश्वर की अपनी धरती यानी गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है दोस्तों। केरल को क्या कहा जाता है? गॉड्स ऑन कंट्री दोस्तों। केरल का राज्य पशु हाथी और राज्य वृक्ष नारियल है दोस्तों। केरल का राज्य पशु
केरल केरल का राज पशु हाथी है और राज वृक्ष नारियल है। केरल में पुरुष ज़्यादातर मंडू वस्त्र पहनते हैं। क्या पहनते हैं? मंडू वस्त्र। केरल में पशु ज़्यादातर मंडू वस्त्र पहनते हैं जिसे कमर में बांधे जाते हैं दोस्तों, जिसे कमर में बांधे जाते हैं। महिलाएं क्या होगी? मुंडू नेरीथु दोस्तों। महिलाएं जो है मंडू नेरीथु वस्त्र पहनती है दोस्तों। चलिए, इडियप्पम। इडियप्पम इसे नुलुपम भी कहा जाता है। इडियप्पम को क्या कहते हैं दोस्तों? इडियप्पम को नुलुपम भी कहा जाता है। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। तथा तोरान। तोरान लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना व्यंजन होता है। तोरान जो है लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़ों से बना व्यंजन होता है। इन्हें केरल में खाए जाते हैं दोस्तों। इडियप्पम उसे कहते हैं। ओणम देखिए, ओणम आपका केरल का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दोस्तों। ओणम आपका विशु। विशु आपका जो है दोस्तों मलयालम नववर्ष एक बड़ा त्यौहार था। विशु जो है विशु अथवा मलयालम नववर्ष का एक बड़ा त्यौहार है दोस्तों। करीपट्टू। कलरियप्पयट्टू दोस्तों, यह एक लड़ाकू नृत्य है जिसे अभ्यास में उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है दोस्तों। उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है कलरीपट्टू दोस्तों। कुठू नृत्य। कुठू नृत्य दोस्तों आपका हो जाएगा एक प्रकार का संस्कार नृत्य। क्या है? कुठू नृत्य दोस्तों एक प्रकार का संस्कार नृत्य है। तथा कथकली। कथकली नृत्य केरल के हैं दोस्तों। कथकली नृत्य कहाँ के? केरल के दोस्तों। कुट्टू नृत्य एक प्रकार का संस्कार नृत्य तथा कथकली नृत्य केरल के हैं। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य दोस्तों, गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? कोझिकोड केरल में स्थित है दोस्तों। मल्लापुरम जिला केरल में स्थित है दोस्तों। मल्लापुरम जिला कहाँ स्थित है? केरल में। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते से 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं दोस्तों। गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। केरल में टेपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोगों उबाल कर खाते हैं। टेपियोका को कप्पा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा भी कहा जाता है टेपियोका को दोस्तों। वलम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है वलम दोस्तों, जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है दोस्तों। केरल में कौन भाषा बोली जाती है? मलयालम दोस्तों। मलयालम में माँ को, बड़ी बहन को बलियम्मा, नानी को अम्मू कहा जाता है। मलयालम दोस्तों माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मू कहा जाता है। चाचा को चिटपन कहते हैं। चाचा को क्या कहते हैं? चाचा को चिटपन और चाची को कंजुम्मा दोस्तों। चाचा को चिटपन और चाची को कंजुम्मा कहते हैं। और पिता को अप्पा कहते हैं। पिता को क्या कहते हैं? अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। क्या नाव का? फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। केरल को मसाले का बगीचा कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? मसाले का बगीचा। गार्डन ऑफ स्पेसीज भी कहते हैं। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर यानी इलायची, कार्डेमन, केराडोमन आदि को उगाया जाता है दोस्तों। यहाँ केले के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। केले के फूलों की सब्जी दोस्तों बनाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं दोस्तों। केरल में क्या होते हैं? नारियल के पेड़ अधिक दोस्तों। दक्षिण भारत के दक्षिण में स्थित इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश दोस्तों। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल है, कर्नाटक है तथा आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अबू धाबी देखिए, यह देश की रेगिस्तानी इलाके के हैं। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा दोस्तों अरबी है। यहाँ की स्थानीय भाषा क्या? अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ दोस्तों, झील और तालाब होते हैं। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है और ना ही नदियाँ और झील तथा तालाब है दोस्तों। मतलब ये सब है ही नहीं दोस्तों अबू धाबी में। यहाँ रेतीले ज़मीन के नीचे तेल होते हैं। रेतीले ज़मीन के नीचे क्या होता है दोस्तों? तेल होते हैं। यह खजूर के
पेड़, खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी दिरहम दोस्तों, क्या है करेंसी? दिरहम है दोस्तों। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। अबू धाबी का टाइम जोन जीएमटी दोस्तों, ग्रीनविच लाइन टाइम जोन 4 घंटे आगे है दोस्तों। और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। इसलिए अबू धाबी से भारतीय समय 1 घंटा 30 मिनट आगे है दोस्तों। अगर अबू धाबी में 9 बजे होंगे तो भारत में 10:30 बजे होंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेह लद्दाख के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। लद्दाख भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है। लद्दाख जो है दोस्तों भारत के किस छोर पे? उत्तरी छोर पर स्थित है। लद्दाख के उत्तर और पूर्व में चीन, लद्दाख के उत्तर और पूर्व में चीन और पश्चिम में जम्मू कश्मीर तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कौन है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश स्थित है दोस्तों। बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाखी भाषा में दूध को ओमा कहा जाता है। लद्दाखी भाषा में दूध को क्या कहते हैं साथियों? बनो ओमा कहते हैं, ओमा। लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है, लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है उस टोपी को पेराक, उस टोपी को क्या कहते हैं? पेराक या पेराक जुगीन। उस टोपी को पेराक या तो पेराग जुगीन या झुगनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो झुगनी कहा जाता है दोस्तों। सांपा दोस्तों, जिसे लद्दाखी में न्यांगपे कहते हैं। सांपा को लद्दाख में क्या कहते हैं? न्यांगपे कहा जाता है। भुने हुए जौ मतलब भूंजा हुआ जौ दोस्तों, आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है दोस्तों। छम नृत्य और जाबरू नृत्य लद्दाख में नृत्य करते हैं। छम नृत्य और जाबरू नृत्य लद्दाख के नृत्य हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख पहुंचने के लिए दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर से होकर गुजरना पड़ेगा। और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड डिजर्ट दोस्तों। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के होते हैं। घर कैसा होता है दोस्तों? पत्थर के। घर आपका पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। जिनकी छत के क्या होती है? जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है और दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है दोस्तों। फिर एक बार देखिए, रेगिस्तान लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं। घर जो है कैसा बना होता है? पत्थर के बने होते हैं, लेकिन जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत भी चढ़ी होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे और पॉइंट नोट कीजिए। यह कम बारिश होता है। यहाँ कम बारिश होती है दोस्तों। यहाँ जो है बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। यहाँ जो है पेड़ पौधे भी कम पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। तो मोटे पेड़ के तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो घर के सदस्य खुद भी ग्राउंड फ्लोर में, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है दोस्तों तो घर के सदस्य खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होते हैं। ग्राउंड फ्लोर में खिड़की आपका नहीं होती है दोस्तों। गर्मी के दौरान में यह लोग फल सुखा लेते हैं। गर्मी के दौरान में यह लोग क्या करते हैं? फल को सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं साथियों। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है दोस्तों। भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन है? तो लद्दाख है दोस्तों। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबादी, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे बड़ी
सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम द्रास है दोस्तों। फिर से देखिए, लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम क्या है? द्रास है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज में पड़ते हैं दोस्तों। देखिए, लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे, रेड चिल्स और ऑरेंज पंपकिन एंड गोल्डन येलो क्रोन यहाँ मिलते हैं दोस्तों। श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए करगिल रास्ते में पड़ता है दोस्तों। मतलब श्रीनगर से लद्दाख जाइएगा तो आपको रास्ते में क्या पड़ेगा? करगिल पड़ेगा दोस्तों। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं, यहाँ जो है सकरे रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। पहाड़ी इलाकों में किसका स्टार्ट किया जाता है? किस टेंट का? नायलॉन का दोस्तों। लद्दाख में झूले का मतलब हो गया वेलकम। क्या हो गया मतलब दोस्तों? वेलकम। ट्रोली लकड़ी से बना झूला है दोस्तों। ट्रोली क्या है? लकड़ी से बना झूला है। झूले का इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है, ट्रोली दोस्तों। अस्कीट पोपुल दोस्तों, अस्कीट पोपुल लद्दाख का एक गांव है दोस्तों। अस्कीट पोपुल क्या? लद्दाख का एक गांव है। चांगथांग, देखिए, चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है दोस्तों। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित, जो कुछ हद तक भारत के दक्षिण क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है दोस्तों। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यहाँ क्या है दोस्तों? चांगपा नाम की प्रजाति है जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं दोस्तों। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है दोस्तों। सर्दी में कैसी हवा चलती है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दोस्तों। चांगपा की भाषा चांगथांग है दोस्तों। क्या? चांगपा की भाषा चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। यहाँ एक पेट्रोल पंप भी नहीं है दोस्तों। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है दोस्तों। चलिए, रेबो का अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। जिसे ये लोग क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। यहाँ जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं दोस्तों। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। लेखा की जो दीवार होती है किसी बनी होती है? पत्थर की। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है दोस्तों। औरत और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है। औरत और छोटी बच्चियां दोस्तों जानवरों को गिन कर चराने ले जाती है और फिर लौट कर उन्हें दोबारा गिनती है दोस्तों। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियां के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध है। देखिए, पश्मीना शॉल चांगपा लोगों के द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। किससे बनती है? चांगपा शॉल, पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर पर रहते हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दोस्तों। -40 डिग्री चला जाता है दोस्तों। ठंड में टेम्परेचर जो है 0 डिग्री से लेकर -40 डिग्री तक चला जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इसमें से कुछ बाल बकरियों गर्मियों में
गिरा देती है, जिनका प्रयोग पश्मीना शॉल बनाने में करते हैं दोस्तों। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके छह बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है दोस्तों। इनका बाल इतना पतला होता है कि हमारे बाल का 6 बाल होता है, उनका एक बाल दोस्तों, मतलब मनुष्य का एक बाल और बकरी का 6 बाल के बराबर होता है दोस्तों। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद प्लेन शॉल बनता है दोस्तों। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं और लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल बनता है। यह पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म देती है। एक पश्मीना शॉल क्या है? 6 स्वेटरों जितना गर्म देती है। जम्मू और कश्मीर देखिए दोस्तों, जम्मू और कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर दोस्तों भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से मिलती है दोस्तों। इसकी सीमाएं जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से मिलती है। यह राज्य अखरोट का बड़ा निर्यातक है दोस्तों। यह राज्य किसका निर्यातक है? अखरोट का दोस्तों। जम्मू अपने खूबसूरत मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों यात्री वर्ष भर आते हैं। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। जम्मू को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर दोस्तों। मंदिरों का शहर भी कहा जाता है तथा इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। कश्मीर का राज्य पशु हुंगूल तथा राज पक्षी काली गर्दन वाला सारस है दोस्तों। कश्मीर राज्य का पशु कौन है दोस्तों? राज पशु हुंगूल है दोस्तों। कौन है? हुंगूल। राज पक्षी काली गर्दन वाला सारस है दोस्तों। उर्दू देखिए, उर्दू जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है दोस्तों। उर्दू क्या है? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। राज्य में स्थानीय भाषा कश्मीरी है, जिसे कोसूर कहते हैं। राज्य की स्थानीय भाषा क्या है? कश्मीरी, जिसे कोसूर कहते हैं दोस्तों। फिरन देखिए, फिरन एक प्रकार का कपड़े का गाउन है दोस्तों। फिरन एक प्रकार का क्या है? कपड़े का गाउन है, जो कश्मीरियों का मुख्य पहनावा है दोस्तों। वाजमान देखिए, वाजमान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है दोस्तों। वाजमान क्या है साथियों? वाजमान जो है कश्मीर के 36 व्यंजनों वाला पकवान है। इसे विवाह, शादियों अथवा विशेष अवसरों पर बनाया जाता है दोस्तों। कहवा, केसर का चाय दोस्तों। कहवा क्या? केसर का चाय। चाय भी अपनी खुशबू तथा औषधीय महत्व के लिए विश्व विख्यात है दोस्तों, केसर का चाय। चलिए हम लोग श्रीनगर के बारे में चर्चा करते हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, तो कुछ पानी में और कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं दोस्तों। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट चौड़ी दोस्तों। हाउस बोट जो है दोस्तों 80 फीट तक लंबी हो सकती है, 8 से 9 फीट चौड़ी होती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोंगा देखिए, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है तो ये डोंगा जो ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं और जो इसके छत पर डिजाइन होते हैं उसे खतबंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो इसके छत पर डिजाइन होते हैं उसे खतबंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं। कश्मीर के गांव में घर जो है पत्थर के बनते हैं और ढलाने वाली छतें होती हैं। कैसी होती है? ढलाने वाली छतें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, भी आई दोस्तों। ढलाने वाली छतें होती है। जो कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती है जो दीवारों पर निकली होती है। इन्हें क्या कहते हैं? डेब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना होता है दोस्तों, इसमें सुंदर डिजाइन। चलिए, कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं। कुछ पुराने घर जो है पत्थरों के बने होते हैं, कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हुए हैं। कुछ ईंट और लकड़ी के भी बने हुए हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है दोस्तों। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब मतलब नक्शेदारी किया गया दोस्तों, मतलब डिजाइन दोस्तों। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो शिकारा जो है नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है दोस्तों। याद रखिए ये सब क्वेश्चन दोस्तों। कश्मीर में सरसों का तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है दोस्तों। गोवा में
नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में बना के मछली का सेवन किया जाता है दोस्तों। कहवा देखिए, कहवा कश्मीर का एक खास चाय है दोस्तों। कहवा क्या है? कश्मीर के लिए खास किस्म की चाय है कहवा। उर्दू में उसे डोंगरी कश्मीर की भाषा है दोस्तों, डोंगरी, उर्दू और डोंगरी दोस्तों। चार चिनारी पर्यटक स्थल पर श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। चार चिनारी जो है पर्यटन स्थल श्रीनगर में स्थित है। चलिए हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा से लगती है दोस्तों। हिमाचल के पूर्व में चीन के तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र की सीमा लगती है। धर्मशाला के बारे में चलिए पढ़ते हैं। धर्मशाला राज्य का लोकप्रिय पर्यटन स्थल है दोस्तों। कुल्लू, मनाली, डलहौजी तथा मैक्लोडगंज भी प्रमुख दर्शनीय स्थल है दोस्तों। हिमाचल की नज़ारा देखिए दोस्तों किस तरह लग रहा है देखने में। हिमाचल प्रदेश राज पशु हिम तेंदुआ। हिमाचल प्रदेश का राज पशु जो है क्या है? हिम तेंदुआ है साथियों। राज पक्षी आपका ट्रागोपन है। क्या है? राज पक्षी जो है पश्चिमी ट्रागोपन है दोस्तों। जाजूराना तथा राज वृक्ष देवदार है दोस्तों। देखिए, राज पक्षी पश्चिमी ट्रागोपन जाजूराना है दोस्तों। क्या है? जाजूराना। और राज वृक्ष आपका देवदार है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख पारंपरिक परिधान जो है रिहड़े हैं दोस्तों। रिहड़े यानी सिर पर पहना जाने वाला दुशाल दोस्तों। सिर पर पहना जाने वाला दुशाल, पश्मीना शॉल, दुपट्टा, धोपडू शॉल आदि दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन क्या है? पटंगा है। हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन जो खाना है दोस्तों वो पटरा है दोस्तों। पटरा जो एक प्रकार की पैन केक है दोस्तों। एक प्रकार की क्या है? पैन केक है। कांगड़ा की चाय भी राज्य की एक विशिष्ट पहचान का है दोस्तों। कांगड़ा की चाय भी एक राज्य की एक विशिष्ट पहचान रखती है। चेतुराल हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य पर्व है दोस्तों। फूलाइच भी राज्य का एक बड़ा त्योहार है। यह फूलों का उत्सव है दोस्तों। क्या है? फूलों का उत्सव। दंड रस नृत्य, सिकरी नृत्य और लोसर, सोना चुकसाम, किन्नौरी नृत्य आदि हिमाचल प्रदेश की नृत्य है दोस्तों। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है दोस्तों। मनाली में जो है बारिश भी होता है और बर्फ भी पड़ता है दोस्तों। यहाँ घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है दोस्तों। यहाँ जो है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों घर कैसी बनी होती है? याद रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, बार बार आता है आपका सेट में। यह घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती है दोस्तों। ये हिमाचल प्रदेश के बारे में, एचपी के बारे में, घर के बारे में बता रहा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश देखिए। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर बंगाली खाड़ी के पास स्थित है दोस्तों। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर बंगाली खाड़ी पर स्थित है। इसकी सीमाएं दोस्तों छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्यों और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। ये दक्षिण भारत की बड़ी नदियां हैं दोस्तों। ये दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? सबसे बड़ी नदियां हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश आधिकारिक भाषा क्या है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है दोस्तों। राज पक्षी पलपित्ता है दोस्तों। क्या है? राज पक्षी पलपित्ता, जिसे नीलकंठ तथा राज वृक्ष दोस्तों जो है आपका नीम है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजकीय वृक्ष क्या है? नीम है। और पक्षी कौन है? पलपित्ता दोस्तों। भाषा क्या है? तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी की सूती साड़ियाँ, धर्मवरम की रेशमी साड़ियाँ और बंदर तथा वेंकटगिरी की सूती और रेशमी साड़ियाँ बहुत लोकप्रिय है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए इस पॉइंट को दोस्तों। आंध्र प्रदेश में मंगलगिरी की सूती साड़ियाँ और धर्मवरम की रेशमी साड़ियाँ
और बंदर तथा वेंकटगिरी की सूती और रेशमी साड़ियाँ बहुत लोकप्रिय है। आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में इडली, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इडली, बाड़ा, डोसा, सांभर, अब पेसर रट्टू हर चने का डोसा, उपमा, बेड़काया पुलूस, इमली के साथ लंबी भिंडी, गुट्टटी, बंकाया कूड़ा। आंध्र प्रदेश में बैगन करी, बंदर लड्डू, बूंदी के लड्डू और राबा लड्डू आदि काफ़ी लोकप्रिय व्यंजन है दोस्तों। राबा लड्डू। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र में रागी संकटी, दोस्तों थोड़ा ईवीएस हार्ड है दोस्तों, हार्ड वर्ड है दोस्तों, फिर कीजिएगा। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र में क्या है? रागी संकटी, फिंगर मिलेट बॉल सबसे लोकप्रिय व्यंजन है दोस्तों। क्या? फिंगर मिलेट बॉल से लोकप्रिय व्यंजन है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारत का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों। डिम्सा एक लोक नृत्य है जो विशाखापट्टनम में स्थित अराकू घाटी में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य भारत का सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। डिम्सा एक लोक नृत्य है जो विशाखापट्टनम में स्थित अराकू घाटी में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है। डिम्सा दोस्तों। टोलू बोमलता एक परंपरागत कला रूप है जिसमें चमड़े की छाया कठपुतलियों का नाच भी होता है दोस्तों। नल्ला मंडा आंध्र प्रदेश में, इसको कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये हम लोग तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतरा है दोस्तों। मतलब दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेला आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतरा है, जिसे मेदरम जतरा के नाम से क्या जानते हैं? जिसे मेदरम जतरा के नाम से भी जाना जाता है। यह हर 2 साल में तेलंगाना के मेलुगु जिले में एक दूर दराज के गांव में मनाया जाता है। इसमें 1 करोड़ से अधिक लोग शामिल होते हैं जो देवियों और समक्का और सरक्का की पूजा करने आते हैं। यह तेलंगाना एवं समीपवर्ती राज्यों की वनवासी कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है दोस्तों। पोचमपल्ली देखिए, पोचमपल्ली तेलंगाना के नालकोड़ा जिला में स्थित एक गांव है दोस्तों। यह गांव अपनी रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पोचमपल्ली इकत के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली इकत में रंगे हुए धागे को बुनकर पहाड़, परिंदे, पुष्प, मेहंदी, हाथी, मोर, कमल और पेड़ पौधे आदि के आकृतियां बनाई जाती है दोस्तों। यह साड़ियाँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंगों से रंगी हुई होती है दोस्तों। यह साड़ियाँ प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए गए रंगों से रंगी हुई होती है दोस्तों। पोचमपल्ली को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में मान्यता मिली है दोस्तों। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इसे बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गोलकुंडा फोर्ट देखिए दोस्तों। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में, दीवार का भाग जो है किसा है? गोलाकार शेप में है, जिसे बेसंग या बुर्ज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बेसंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज होते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों में किस बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ दोस्तों। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ है दोस्तों। ऊंची
और गोल दीवारों ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती है, जिससे आक्रमण का पता चल जाता है दोस्तों। ऊंची और गोल दीवारों दूर तक देखने में मदद करती है, जिससे आक्रमण का पता चल जाता है। औरंगजेब जहां आक्रमण करने आया था पर वह असफल रहा दोस्तों। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाया दोस्तों। उस समय कांस्य ब्रॉन्ज की बंदूकें बनती थी दोस्तों। उस समय किसकी बंदूक बनती थी? ब्रॉन्ज की दोस्तों। हजार सालों से घुमंत वर्ग कांस्य ब्रॉन्ज से चीजें बनाते आ रहे हैं। कांस्य तांबे का व टीन का मिश्र धातु है कांस्य दोस्तों। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे दोस्तों, सुल्तान अबू हसन। चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी सीमा है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों से लगती है दोस्तों। उत्तर भारत की प्रमुख नदियां देखिए, गंगा आपका हो गया, यमुना हो गया, चंबल, गोमती, केन, सरयू, बेतवा, रामगंगा, रिहंद, राप्ती, वरुणा, हिंडन आदि दोस्तों। उत्तर भारत की ये सब नदियां हैं दोस्तों। उत्तर भारत का राज पशु हिरन है। उत्तर प्रदेश का राज क्या है? राज पशु हिरन है। और राज पक्षी आपका दोस्तों सारस है। क्या है? सारस। राज वृक्ष साल है। राज वृक्ष क्या है? साल दोस्तों। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कथक। उत्तर प्रदेश में कथक के 2 प्रमुख घराने और लखनऊ घराना और बनारस घराना दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कथक के 2 घराने, एक है लखनऊ घराना, दूसरा बनारस घराना है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोक धरोहर में रसिया वज्र में विशेष रूप से ज्ञात और प्रचलित है दोस्तों। नमक गीत संगठन। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है दोस्तों। कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए दोस्तों। यहाँ के फलों से इत्र गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश कचनार के फूलों के। चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई के लिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरदोजी के नाम से जाने वाले कढ़ाई तकनीक है जो वाराणसी जड़ी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। वाराणसी किसके लिए? जड़ी कढ़ाई के लिए दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश का अर्थ होता है भारत का दिल दोस्तों। भारत का दिल किसे कहते हैं हम लोग? मध्य प्रदेश को। राज्य की प्रमुख नदियां सोन हो गया आपका, चंबल हो गया आपका, बेतवा हो गया आपका, काली सिंध हो गया एवं ताप्ती हो गया दोस्तों। मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश की राज पशु क्या है दोस्तों? 12 सिंघा है। राज पक्षी एशियन पैराडाइज और फ्लाई केचर राज पशु पलाश तथा राज वृक्ष बरगद है दोस्तों। बारह सिंघा जो है राज पक्षी दोस्तों, एशियन पैराडाइज और फ्लाई केचर राजपुष्प पलाश है और राज वृक्ष बरगद है। मध्य प्रदेश के पारंपरिक परिधान लुगरा, ओढ़नी, बांधनी साड़ी, मिर्जई और बंडी है दोस्तों। सफेद अथवा काली जैकेट भी होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पारंपरिक परिधान है जो दोस्तों लुगरा है और ओढ़नी है, बांधनी साड़ी, मिर्जई और बंडी, सफेद अथवा काली जैकेट है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वांग देखिए, स्वांग एक प्राचीन लोकप्रिय नृत्य नाटक है दोस्तों जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। स्वांग में कलाकारों की मुख्य पीले, सफेद और काले और लाल और हरे रंग के मुखौटे से ढका होता है दोस्तों स्वांग। उत्तराखंड देखिए,
उत्तराखंड को दोस्तों हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? देवभूमि के नाम से दोस्तों। जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन, तिब्बत और नेपाल से जुड़ती है। इसके उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश। गंगा और यमुना नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है दोस्तों। गंगा और यमुना नदी का उद्गम जो है, उद्गम स्थल उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड राज्य पशु आपका पर्वतीय कस्तूरी मृग है दोस्तों। क्या राज्य पशु? पर्वतीय कस्तूरी मृग है। राज पक्षी हिमाचल, राज पक्षी जो है हिमालयी मोनल अथवा राज वृक्ष बुरांस रोडोड्रेडोन है दोस्तों। पारंपरिक रूप से उत्तराखंड की महिलाओं का पहनावा घाघरा है, पिझोरा है, सारोंग है, धातु अस्काफ है, धातु अस्काफ जिसे बोलते हैं हम लोग चुम्बा। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक जैसी जगह है। उत्तराखंड के पहाड़ों में बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है दोस्तों। जिसे देखिए ऊपर फिगर दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह का फूल ही फूल है। उत्तराखंड के ऋषिकेश को विश्व की योग की राजधानी कहा जाता है। उत्तराखंड के ऋषिकेश को दोस्तों विश्व की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। 1999 से ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन हर साल मार्च के महीने में किया जाता है दोस्तों। ये हम लोग महाराष्ट्र के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 5 आपका आएगा दोस्तों। आप उसको देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ईवीएस आपका बहुत लेवल हाई पूछता है दोस्तों। इसलिए ईवीएस का नोट्स थोड़ा दोस्तों अपर लेवल के, हाई लेवल का है दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप भाई बहनों को वीडियो अच्छा लगे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।